वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट वीडियो में सामाजिक सुधार अधिनियम देखा था, अब हम इसके आगे देखेंगे। अगला है मुस्लिम आंदोलन, जो मुस्लिम धार्मिक आंदोलन हुए उसको हम पढ़ेंगे, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर कुछ हम तथ्यों को देखेंगे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड तथ्य हैं वो कवर करेंगे और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम ये अधिनियम पढ़ चुके थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। तो सबसे पहला आंदोलन यहाँ पर आप देख रहे हैं, दार उल उलूम आंदोलन है 1868 का, 1868 में शुरू हुआ था। इसका स्थान क्या था, ये कहाँ पर उपजा था, तो देवबंद सहारनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही। इसके बाद अलीगढ़ आंदोलन, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, 1875 अलीगढ़ में ही हुआ, सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। ये पहले भी आपने देखा था ऊपर जब हमने पढ़े थे, तो प्रीवियस वीडियो में आप देख ही चुके होंगे। जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो तभी ये आंदोलन भी हुआ था। इसके बाद अहमदिया आंदोलन 1889 1889 से 90 के बीच हुआ। फरीदकोट कादियान की मिर्जा ये स्थान था जहाँ पर यह आंदोलन शुरू हुआ। इसके अलावा इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद का ये आंदोलन था। नदवातल उलेमा 1894-95 1894-95 का है और ये लखनऊ में हुआ। मौलाना सिवली नुमानी इससे संबंधित थे। इसके बाद अगला दिया गया है फरेजी आंदोलन 1819 फरीदपुर बंगाल में हुआ। फरीदपुर और हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ इससे संबंधित थे। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ फरीदपुर में होने वाले फरेजी आंदोलन से संबंधित थे। इसके बाद अंतिम दिया गया है तयूनी आंदोलन 1839 में हुआ, 1839 ढाका में ये संबंधित था और करामत अली जौनपुरी के द्वारा ये किया गया था, ये इसके संस्थापक थे। तो ये कुछ मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है जो उस समय चल रहे थे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में, तो इनको हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्यों को जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, तो इन तथ्यों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तथ्य दिया गया है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भारत का खून चूसने वाली संस्था कहा। अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो है ये क्या है, भारत का खून चूस रही है। अब खून चूस रही है क्यों, क्योंकि भारत में जितना भी धन है, जितनी भी संपदा है, वो ले जाकर क्या कर रही है, ले जा रही है, अपने देश में ले जा रही है। तो एक तरीके से भारत को खोखला ही कर रहे थे। कांग्रेस के द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये अलग अलग से कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख जनरल वक्त खां था। ठीक है, ये वन लाइनर के तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला तथ्य दिया गया है, राजा राम मोहन राय ने अपने शैक्षिक कार्य डेविड हेयर के साथ मिलकर किए थे। मतलब इनके जो भी शैक्षणिक कार्य थे वो डेविड हेयर के साथ इन्होंने मिलकर किए। इन्हें आधुनिक भारत का प्रणेता भी भारत में कहा जाता है। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है और भारत के प्रति प्रेम, यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ये कथन किसने दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, डोला पालकी आंदोलन उत्तराखंड के शिल्पकारों के द्वारा हुआ था। यह आंदोलन किसने किया था, शिल्पकारों ने किया था। अधिकांश आप पढ़ते हैं किसान आंदोलन पढ़ते हैं, तो ये शिल्पकारों का आंदोलन था। कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड में हुआ, डोला पालकी। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, जयानंद भारतीय डोला पालकी आंदोलन के नायक थे। इसके नायक थे जयानंद भारतीय डोला। सामाजिक चेतना के प्रचार के लिए गोपाल हरि देशमुख ने अखबार में धारावाहिक रूप से 100 पत्र का प्रकाशन किया था। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, द महाराज लाइवल केस 1861 से 1862 चला था। इसे ब्रिटिश काल में बॉम्बे हाई कोर्ट में ये चलाया गया था। कहाँ पर, बम्बई हाई कोर्ट में ये हुआ था। जदुनाथ जी ब्रजरतन जी महाराज ने ये मुकदमा एक सुधारक और पत्रकार करशन दास मूलजी के विरुद्ध
सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र के लेख के आधार पर किया था। तो ये इससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। इसके बाद अगला कथन दिया गया है, भारतीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये कथन किसने किया था? ये लॉर्ड मेयो का था। तो कुछ आप अगर देखें तो कुछ वायसराय, गवर्नर जनरल अच्छे भी होते थे जो अच्छा काम करते थे, और कुछ बहुत ही क्रूर होते थे। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। इन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। विलियम एडम बैपिस्ट मिशनरी से संबंधित था, जिसने राजा राम मोहन राय के साथ 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। इसके बाद आगे कथन दिया गया है, जीव से वह। इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया? रामकृष्ण परमहंस ने किया। अरविंद घोष ने कहा था, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यानी कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र की प्राणवायु है। इसके बाद अगला कथन दिया गया है, सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा? हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। ये बहुत ही फेमस कथन है, हो सकता है पूछ लें एग्जाम में। ये सर सैयद अहमद खान का है। इसके बाद अगला कथन दिया गया, डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो ये एग्जाम में पूछ चुके हैं कि शारदा अधिनियम में क्या प्रावधान था। तो लड़कों की 18 और लड़कियों की 14 थी। 1851 में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई माजदाइन सभा का गठन किया था। इसका उद्देश्य क्या था? पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को पुनः प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। फिर आगे देखिए, अगला कथन दिया गया है, बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने पहली बार सुझाव दिया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए। तो हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा बने, ऐसा सुझाव सबसे पहले किसने दिया? एक बंगाली लेखक ने दिया, जिनका नाम था भूदेव मुखर्जी। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से विश्व को विजित करना होगा। और एफ मैक्स मूलर ने सबसे पहले सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं। तो ये अलग अलग लोगों के कथन दिए गए हैं। इसके बाद अगला दिया गया राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी इनको कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक तो इनको कहते ही हैं, राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का प्रणेता या फिर प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग उपाधियां हैं जो इनको दी गई थी, और ये एक न एक एग्जाम में पूछ ली गई है। आधुनिक भारत के पिता पूछ चुके हैं, राष्ट्रवाद के पैगंबर, राष्ट्रवाद के जनक, ये पूछ चुके हैं प्रश्न में। तो इनको याद रखना है, राजा राम मोहन राय की ही ये सारी उपाधियां, सारे टैक्स इन्हीं को मिले थे। इसके बाद आगे कथन दिया गया है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय के द्वारा इनको दी गई। और अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इनके द्वारा इनको भेजा भी था, कहाँ पर? ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, जहां पर उनकी समाधि स्थापित की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। ये कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए भारत में। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती थी और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती थी। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध भी किया था। तो ये सारे कथन इनसे संबंधित जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला कथन देखते हैं। अगला कथन दिया गया 1820 में राजा राम राय ने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। इसके बाद अगला कथन दिया गया, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बहुत विरोध किया, सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। 1818 में इन्होंने सती विरोधी अभियान आरंभ किया और 1829 में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके प्रयासों से सती प्रथा का क्या हो गया? बैन हो गया, सती प्रथा बंद हो गई। राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। ये कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने डेविड हेयर
को 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में काफ़ी सहायता की। ये चीज़ पूछी जाती है, डेविड हेयर 1817। एग्जाम में अभी पूछा गया कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो डेट पूछी गई है। अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछ ले किसने की थी, तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने मिलकर की थी, तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का समर्थन भी किया। तो ये डेविड हेयर के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला, तो जहाँ पर एक हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी सहायक कर रहे थे, वहीं पर अंग्रेजी स्कूल भी 1817 में खोल रहे थे। कहाँ पर? कलकत्ता में, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिकों दांते, रूसे, वॉल्टियर के दर्शन की शिक्षा दी जा रही थी। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। तो वेदांत कॉलेज 1825, अंग्रेजी स्कूल 1817 और हिंदू कॉलेज 1817। इसके बाद अगला कथन दिया गया है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 इनके पास आ गई, इन्होंने संभाली और 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो ये 1905 तक ये संभालते रहे। जब इनकी मृत्यु हो गई राजा राम मोहन राय की, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको संभाला, यानी कि ब्रह्म समाज को, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। और ये 1842 में जोड़े थे कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये सारे कथन याद रखने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखा, कुछ और तथ्य है जिनको अगली वीडियो में देखेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और एप्लीकेशन पर यूपीएससी पीटी 2023 के पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स डाल दिया गया है। 11 टॉपिक की तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ कर सकते हैं। पूरी प्रिपरेशन, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, अब एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, तो आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्स को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।